गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम आज लेक्चर नंबर 1 पे हैं ऑफ अ न्यू चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर हमारी इस सीरीज का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे इस चैप्टर को कवर करते चलना है, उसके लिए पहले आप अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा। मैं भी अपनी एनसीईआरटी खोल रहा हूं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में लास्ट का डिजीजेस वाला पार्ट कवर किया था, एनसीईआरटी से देखा, रीड किया, फिर लिखवाया आपको, फिर आपको समझाया। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त भी समझाया और लिखते वक्त तो अलग से समझाना ही था। ठीक है, वैसे ही हम इस चैप्टर में करेंगे। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक्स की लिस्ट देखते हैं। आप अपना पेज नंबर खोलिएगा 95 पेज। डीएनए। देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है डीएनए के बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। बिकॉज आप तो हो गजनी। गजनी का क्या मतलब हुआ, आप 11th में पढ़ी हुई चीज भूल चुके होंगे। यूरासिल, उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिया हुआ है। यूरासिल का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी में। कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। पर वो आप भूल चुके होंगे, तो इसलिए हमें डीएनए पढ़ना है दोबारा से। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स थे, वो हमें पढ़ने हैं। आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड। मतलब मेनली हमें सेंट्रल डोगमा को समझना है जो आप आगे आएगा। जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये देखो 10 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में मेजर, और इनमें बहुत 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 ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो लगभग ये चैप्टर आप मान के चलिए 15 से 20 लेक्चर्स आपके ले लेगा। अब हम आते हैं डीएनए की तरफ। तो सबसे पहले हम डीएनए को समझने के लिए 11th का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 11th की एनसीईआरटी भी अपने पास रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना। जिसके पास है वो 145th पेज पे आपको ये मिलेगा, ये वाले डायग्राम वाले मिलेगा पेज। ठीक है, ये डायग्राम्स वाला जो पेज है, ये क्या आ गया, ओ यार ये भी गिर गया कुछ ना कुछ। चलो, ये जो डायग्राम्स वाला पेज है, ये पेज बड़ा जरूरी पेज है आपके डीएनए को समझने के लिए। देखो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, एडिनिन, प्यूरिन, और नीचे लिखा है यूरासिल, पायरिमिडीन। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, डीएनए में है क्या क्या। डीएनए में क्या क्या है, हमें आज सिर्फ डीएनए ही कवर करना है आज, और शायद कल भी डीएनए ही चले, ऐसा हो सकता है। देखो डीएनए आपको कितना कितना दिया हुआ है डीएनए के बारे में, देखना जरा। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में देखो, आपको पहले के 3-4 पेजेस तो डीएनए के हैं, फिर पैकेजिंग है डीएनए की। तो उसको करवाने तक हमें लगभग 1-2 लेक्चर्स लग जाएंगे, तो वही हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। उसको जानने से पहले आपको पढ़ने हैं कुछ नाइट्रोजीनस बेसिस। क्या? नाइट्रोजीनस बेसिस। कौन से नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल is not in DNA and thymine is not in RNA। थाइमीन आरएनए में नहीं होगा और यूरेसिल डीएनए में नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना है, इनके स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे थे पिछली एनसीईआरटी में। सबसे पहले जो ए जी है, ये दोनों हैं आपके प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कैसे हैं? डबल रिंग्ड हैं। कैसे हैं? डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं टी, सी और यू की, तो ये आपके क्या हैं? पायरीमिडीन्स हैं। पायरीमिडीन्स हैं। ठीक है ना, टी सी यू, पायरीमिडीन्स। पायरीमिडीन्स कैसे हैं? सिंगल रिंग्ड हैं। कैसे हैं? सिंगल रिंग्ड। अब आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी अगर खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे प्यूरिन पायरिडीन का स्ट्रक्चर दिया होगा। ये नाइट्रोजन बेसिस आपको दिख रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं भी है फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाले हैं नाइट्रोजन बेसिस। ये आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये आपको दिया हुआ है एडिनिन का स्ट्रक्चर। देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर दिया होगा क्योंकि 2 रिंग्स है ना, इसलिए उन्होंने कहा ये प्यूरिन वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यूरेसिल एक सिंगल रिंग पायरिमिडीन। ठीक है ना,
फिर इन्होंने आगे दिया न्यूक्लियोसाइड और फिर दिया है न्यूक्लियोटाइड। पहले बस 1 मिनट, मैं इसको फिर से फोकस वैसे ही रखूं। हाँ अब आपको ध्यान से समझना है, नाइट्रोजनस बेसिस तो हो गए। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस का क्या मतलब, क्या ये डीएनए में होते हैं? हाँ, ये डीएनए का एक पार्ट है, बट पूरा डीएनए में ये नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको समझना है। देखना, एक आपने पढ़ी होगी राइबोस शुगर, जो कि एक पेंटोस शुगर होती है, और आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कुछ ऐसा। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में। मैं आपको दिखा भी देता हूं, प्रूफ आई हैव। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखना, ये बना आपके पास। अब मैं पूरा वो फोकस दोबारा से वो नहीं कर रहा, बट ये राइबोस शुगर आपके पास बनी है। ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाली है। देखना, नीचे हर एक में OH है, और ऊपर जहां पे खाली वहां पे H होगा। ठीक है, यहाँ पे CH2OH है, और यहाँ पे H, सिर्फ यहाँ पे अलग है। अब देखना, काउंटिंग करो कार्बन की, यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो 1 2 3, 4th कार्बन, और ये रहा 5th कार्बन। इसलिए हमने क्या कहा, राइबोस शुगर कैसी है? पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। देखो, क्या आपको दिख नहीं रहा पेंटोज शुगर? अब इस राइबोस शुगर में, पेंटोज शुगर में क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाएगा। उससे हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोसाइड। क्या न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है डीएनए? नहीं, डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब आपने सुना होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें क्या है? ये राइबोस शुगर। क्या है ये? राइबो। देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखना, मैं 1 मिनट थोड़ा साइड पे भी हो रहा हूँ और आपको थोड़ा सा फोकस भी कर रहा हूँ। अब देखो, एक इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई। सही है, उतना ठीक है ना ब्राइटनेस? हाँ, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये मैंने ली है राइबोस शुगर। आपने पढ़ा होगा आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना है, पर वो राइबोस वाला बनाना है, तो राइबोस शुगर लेंगे। अगर मुझे बनाना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे बोलिए, उसमें यहाँ पे क्या होगा? एक ऑक्सीजन हट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन हट जाएगा। कौन सा ऑक्सीजन हटेगा वो हम देखेंगे। पहले चलो आप इतना याद रखो, पहले आप इतना याद रखो, नोट कर लो। मैं साइड पे हो रहा हूँ, एक आप, मैं इसकी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। आप साइड पे हो चुका हूँ मैं, आप इसको नोट कर रहे हो, आराम से नोट करो। अभी हमारे पास पूरा टाइम है, अभी तो 8 ही मिनट हुए हैं लेक्चर स्टार्ट हुए। आराम से इसको नोट करिए, देखना और इसको समझना। ये क्या है? ये क्या है? राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर। ये आरएनए में ये वाले न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे राइबोस के साथ N2 और बेस अगर लगा। ठीक है, N2 बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? पायरिमिडीन हो सकते हैं, प्यूरिन हो सकते हैं। प्यूरिन में है A एंड G, यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन में है थाइमिन, ए सॉरी, हाँ AT, हाँ ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। बट आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें थाइमिन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? यूरेसिल होगा। अब ध्यान से समझना, डीऑक्सीराइबोस समझना। डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसी होगी? वो भी क्या है? पेंटो शुगर, सेम जैसी राइबोस शुगर थी, सेम है, बस क्या डिफरेंस? ये मैंने क्या बनाई? डीऑक्सीराइबोस थोड़ी, तो राइबोस है ना। अब इसमें से सेकंड में से बस आपको ऑक्सीजन निकाल देना, इसलिए क्या कहा? डीऑक्सी। ये क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फर्क दिख रहा है। इसमें अगर मैंने नाइट्रोजनस बेस डाला तो भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड मुझे मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड मुझे मिलेगा। और ये नाइट्रोजनस बेस हमेशा कहां पे ऐड होगा? ऑलवेज एट फर्स्ट कार्बन। मतलब कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, चाहे प्यूरिन हो, पाइरिमिडीन हो, वो कहां पे ऐड होगा? देखो फर्स्ट कार्बन का था, यहां था, इसका एक बॉन्ड फ्री है ना, तो इस बॉन्ड से हाइड्रोजन हटके ये नाइट्रोजनस बेस आएगा। अब मैं आपको वो समझा भी देता हूं, 1 मिनट यार। ओके, नाउ अगेन कंटिन्यू, बाहर से पता नहीं क्या। ओके,
ठीक है, तो ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा। देखो फर्स्ट कार्बन, उसका एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की जगह कोई भी और आ सकता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होगा? ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये मैंने बना दिया डीऑक्सी वाला बना रहा हूं अभी मैं, ठीक है, डीऑक्सी। यहां पे क्या लगेगा? N2 बेस लगेगा, कौन सा? या यूरेसिल हो गया, थाइमीन, मतलब कोई भी जो आपके पास उसमें है डीएनए में। डीऑक्सी के साथ क्या थाइम वो आ सकता है यूरेसिल? नहीं। यहाँ पे अगर डीऑक्सी शुगर बनाई है तो यहाँ पे थाइमीन नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज डीएनए में थाइमीन नहीं होता है। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2OH, ठीक है ना। ये हो गया अब आपके पास। अब क्या ये स्ट्रक्चर डीएनए में होता है? हाँ होता है, बट इसके साथ एक और चीज एक्स्ट्रा होती है डीएनए में। देखना ये क्या मैंने लिख दिया, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें न्यूक्लियोसाइड में अगर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया, फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो मुझे मिलता है न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर से पूछ रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। अब वो कैसे होगा, कैसा होगा स्ट्रक्चर में, मैं आपको दिखाता हूं, आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक मेरे पास ये डायग्राम है, देखना, डायग्राम नहीं मतलब एक पिक्चर है, इमेज है, अब आपको विजिबल हो चुकी होगी ये। देखिए देखिए, ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, किसका? डीएनए का। ये देखना, ये इन्होंने दिखा दिया, एडेनिन लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे लगा? फर्स्ट कार्बन वाले पे लगा। ये आपकी राइबोस शुगर है, डी सॉरी, ये आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये क्या है? एडेनिन लगा है। यहाँ पे देखो फिफ्थ के ऊपर क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप लगा है, देखो ध्यान से, तो फॉस्फेट ग्रुप भी है इसमें। तो इस पूरे को हम एक यूनिट को क्या बोलेंगे? पूरी एक यूनिट को इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट प्लस राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये पूरी चेन हुई, तो इतना सा क्या हुआ? नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, आगे देखो दूसरी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, फिर आगे और जुड़ा। कैसे जुड़ा है? देखना कैसे जुड़ा है वो भी देखना। इसका 5 वाला फ्री है, बट 3 जो है, थर्ड कार्बन जो है, उसमें जो O है, उसने फॉस्फेट के O के साथ ऐसा बॉन्ड बना लिया, देखो यहाँ आपको दिख रहा है। तो मतलब इसका थर्ड कार्बन और इसका फिफ्थ कार्बन, तो 3:5 बॉन्डिंग आपको दिख रही है दो न्यूक्लियोटाइड्स में। अब इसी को मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। देखना, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, मतलब PO4 ऐड करना है आपको। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। ये हमेशा कहां पे होगा? ऑलवेज एट फिफ्थ कार्बन होगा, ऑलवेज एट फिफ्थ कार्बन होगा। ये O है, ये ऐसे यहाँ पे आया OH, OH थोड़ी आएगा, H आएगा सिंपल, है ना, मतलब H है यहाँ पे भी H ही होगा ऑफकोर्स। यहाँ पे क्या है? ऊपर है नाइट्रोजनस बेस, मैंने मान लिया कि एडेनिन है, और नीचे क्या है? OH है, ठीक है, नीचे क्या देखो? OH है। यहाँ पे CH2OH है, CH2OH है। क्या हो रहा है? देखो फिर दिखा देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप देखो कैसे जोड़ा है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान से देखनी है, मेरे ख्याल से मैंने वो ब्लॉक भी नहीं किया। हाँ देखो फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ा? CH2OH था ना, तो O की जगह O तो वहीं पे रहा, H की जगह क्या आ गया? PO3 आ गया। H की जगह क्या आ गया? PO3। एक बार मैं इसको भी फिर से लॉक कर देता हूँ इसका। हाँ तो देखना, ये जो OH था, इसका एक O तो वैसे ही रहेगा, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, देखो ये CH2OH है, इसका एक O यहीं पे रहेगा, H की जगह क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप आएगा, POO डबल बॉन्ड O। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? शुगर। तो ये क्या आ गया आपके पास? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये किस चीज का न्यूक्लियोटाइड है? ऑफ डीएनए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है? कौन सी शुगर यूज हो रही है? डीऑक्सी वाली। यहाँ पे एक और चीज रहेगी, OH तो रह गया नीचे, डीऑक्सी शुगर यूज हो रही है, इसको नोट करो। मैं एक बार इसकी फोटो खींचता हूँ, फिर आपको राइबो वाला दिखाता हूँ कि राइबोस शुगर में, यानी कि जो आरएनए में प्रेजेंट होगी, वो कैसा होगा, उसको भी आपको एक बार विजुअलाइज करना आना चाहिए। यहीं से दिखा देते हैं उसको भी, ठीक है। चलो दोबारा ही बताते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड तक सब कुछ क्लियर है। न्यूक्लियोटाइड वैसे तो ये भी 11th का ही टॉपिक है, न्यूक्लियोटाइड तक बताना। फिर न्यूक्लियोटाइड की लिंकेज भी मेरे ख्याल बता ही देते हैं 11th में, हाँ बायोमोलिक्यूल्स में आ जाता है वो भी, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर आपको 11th में पढ़ा देते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा 12th में हम क्लैरिटी रखने के लिए बता रहे हैं आपको। देखना, अब मैं क्या बना रहा हूँ,
राइबोस वाला मतलब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, ऐसा लिख लेते हैं, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड कैसा। अभी आपने क्या देखा, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, अब आप क्या देखोगे, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड देखोगे। एक मिनट, लेट मी हैव अ न्यू चॉक। देखना कैसे करेंगे हम इसको, बस इसमें कुछ नहीं है, चेंज कहां पे आएगा, शुगर में आएगा। देखना, उधर हमने कौन सी शुगर यूज की थी, डीऑक्सीराइबोस, यहां पे कौन सी यूज करोगे, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में क्या है, यहाँ पे OH है, OH OH और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे बॉन्ड ऑफ कोर्स C से बनी होगी, तो ऐसे जस्ट दिखाने के लिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2OH, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इससे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपका क्या, राइबोस शुगर। इसमें हमने क्या डाल दिया, नाइट्रोजनस बेस। लेट्स से मैंने जो कंसीडर कर लिया, लेट्स से यूरासिल कंसीडर कर लिया, यूरासिल कंसीडर कर लिया। अब देखना जब ये आगे जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसा यूरासिल है, यहां पे लग जाएगा यूरासिल, मैंने लिखा दिया यू से, ये नीचे तो OH रहेगा ही, यहाँ पे भी OH रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। नेक्स्ट आफ्टर नाइट्रोजनस बेस और क्या लगेगा इसमें, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, ये आ गया O, ये आ गया आपके 5 कार्बन्स, 5 में से एक यहां पे है। तो अब देखना CH2 तो यहीं पे रहेगा, फॉस्फेट कैसे ऐड होगा, इसका O यहां है, ये P है, O O डबल बॉन्ड O, बिकॉज फॉस्फेट के 5 बॉन्ड तो पूरी होनी चाहिए ना फॉस्फोरस की, ठीक है। और यहाँ पे OH 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 और यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, यूरासिल है। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस किसका, सॉरी न्यूक्लियोटाइड किसका, आरएनए का। ये रहा आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए में मिलेगा। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में चेनिंग करेंगे, आपस में चेन बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाऊंगा, दोबारा से दिखाऊंगा। पहले आप इसको नोट करो, अब मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड की चेनिंग अब आपको देखनी है, ठीक है। मतलब अब आपको क्या देखना है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड की ग्रुप से, न्यूक्लियोटाइड की चेन से। ऑलराइट, यस, हमें क्या देखना है अब, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर मैं बात कर रहा हूं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो इसमें क्या है, डीऑक्सी वाली शुगर वाला, मतलब डीऑक्सी मतलब डीएनए का जो आपने पढ़ा ना न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीऑक्सी शुगर है, वो वाले न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बना रहे हैं, वो वाले न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दिस इज अ चेन ऑफ, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिख लो, या न्यूक्लियोटाइड लिख लो, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो उसमें क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ आरएनएज न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन और यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। अब ये चेन कैसे बनेगी वो हम देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, मैं इसके भी एक बार फोटो खींचता हूँ, फिर हम देखते हैं चेन कैसे बनेगी। अब उसको समझने के लिए मैं फिर से आपको वही डायग्राम जो है वही प्रदर्शित करूंगा। ये डायग्राम हमने लिया है नेट से, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वहां से आप देख सकते हैं इसको। ये देखना, ये देखो, ये दिख रहा है, एक मिनट में चौक से दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड दिख गया। इसका थर्ड कार्बन का जो O था उसका H हटके किसके साथ आ गया, ये O, सिंपल ऐसा देखो, ये बन गया, देखो, मतलब फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन का और थर्ड कार्बन का OH वो आपस में लिंकेज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, देखना
समझाता हूँ, इसको आपने नोट कर ही लिया है। अब न्यूक्लिक एसिड में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखना, ये है आपके पास O, एक न्यूक्लियोटाइड मैं आपके पास बना रहा हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड, कोई भी ले लो, दैट्स अप टू यू, कोई भी ले लो अब, बिकॉज ये तो सेम ही रहेगा दोनों में। यहाँ पे मैंने कोई भी मान लिया आपके पास नाइट्रोजनस बेस, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपका मैंने मान लिया, चलो डीऑक्सीराइबोसिल, ऑक्सीराइबोसिल ले लेते हैं, मतलब राइबोस वाले ले लेते हैं सिंपल। OH, यहाँ पे है OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे है CH2OH, सॉरी CH2, और यहाँ पे PO डबल बॉन्ड O। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे आएगा वो देखना, यहाँ पे मैंने बना दिया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जो कि कैसा, मैंने यहाँ पे भी राइबोस लिया है तो यहाँ पे भी राइबोस ही लेंगे, ठीक है ना। OH, और यहाँ पे भी कोई ना कोई N2 बेस है, N2 बेस है। ये इसका H, O और H। यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा, CH2 और O डबल बॉन्ड O। अब आपने वहां पे देखा, फिर से दिखा देता हूं, देखिए फिर से ध्यान से, ये चीज ध्यान से देखनी, अगर आपने ये समझ आ गया तो मतलब आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या है यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप रह गया, बस फॉस्फेट ग्रुप रह गया CH2 से और थर्ड वाले कार्बन से। तो बस सिंपल आपको यहाँ से क्या करना है, सिर्फ ये फॉस्फेट ग्रुप रखना है, सिर्फ ये फॉस्फेट ग्रुप रखना है, इसके साथ ये जोड़ देना बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंकेज होगी वो फॉस्फेट लिंकेज आप कह सकते हो। तो इससे क्या बनेगा लिंकेज से, देखना लिंकेज के बाद कैसा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई बेस होगा, यहाँ पे है OH, यहाँ पे देखना इसका थर्ड कार्बन था ना, तो ये H, इसका जो है फिफ्थ कार्बन वो फ्री है अभी भी, CH2 O डबल बॉन्ड O, ये इसका फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, ये वाला। और इसका थर्ड कार्बन था यहाँ पे, तो थर्ड कार्बन ने क्या कर लिया, यहाँ पे सिंपल ये फॉस्फेट ग्रुप रह गया बस, देखो ये रह गया बस, और बाकी इस O ने इसके फिफ्थ वाले के साथ बॉन्डिंग कर ली है, वो तो पहले से ही उसके साथ था, फिफ्थ वाले के साथ ही था ना। देखो तो यहाँ पे इसका फिफ्थ कार्बन है CH2, ये इसका फिफ्थ कार्बन है, ये मैंने फिर से बना दी आपकी रिंग, राइबोस आपका फिर से आपको मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे वाला OH, और यहाँ पे कोई ना कोई N2 बेस OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और ये CH2 के साथ सिंपल मतलब नीचे तो H ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ये आपकी लिंकेज हो गई, ये आपने बॉन्ड बन गई आपकी, देखो एक न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनवा ली। अब ऐसी चेन होगी, मतलब आगे वाला न्यूक्लियोटाइड भी आगे बॉन्ड बनाएगा। अब इसका कौन सा यूज होगा, इसका फिफ्थ वाला तो फ्री है ही नहीं, जो फिफ्थ वाला यूज करे, इसका थर्ड वाला यूज हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले का कौन सा यूज हुआ था, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला यूज होगा, और नीचे वाले का फिफ्थ वाला कार्बन यूज होगा। तो जो एंड में जो हम नीचे वाला देखेंगे, मैं मान लो ऐसे बहुत सारी चेन आ गई, तो सबसे ऊपर वाले के पास ये फ्री ग्रुप पड़ा होगा, और सबसे नीचे वाले के पास ये थर्ड कार्बन फ्री होगा, देखो, और इसके पास ये वाला कार्बन फ्री होगा। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि जहां पे जो चीज फ्री है, जैसे यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री है, इसको मैंने कह दिया 5', यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री है, इसको मैंने कह दिया 3'। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डीएनए में दो चेन्स होती हैं, उन दोनों में न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं, एंड वहां पे क्या होगा, पोलैरिटी आ जाएगी। क्या आएगी, पोलैरिटी मींस क्या वो चेन 5' टू 3' जा रही है। अगर मैंने कहा कोई चेन 5' टू 3' है, आपको पता ना डीएनए की दो चेन्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक चेन है जो कि 5' टू 3' है, मतलब यहाँ पे 5', यहाँ पे 3', मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है उसका फिफ्थ कार्बन फ्री है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है उसका थर्ड कार्बन फ्री है। ये चीज आपको कही। अगर मैंने कहा 3' टू 5', दैट मीन्स जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा है, 3' वाला, और यहाँ पे है 5' वाला, और यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री। ये सब आपने अगर समझ लिया है तो आप मेरे ख्याल से कैपेबल हैं इसको पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी को। और अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत बीच में से कुछ लैगिंग पॉइंट है तो मैं आपको बता ही दूंगा जब एनसीईआरटी रीड करेंगे, देखना। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड द इनहेरिटेंस, ना यहाँ छोड़ दो, अब आएंगे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स। RNA, though it is also acts as genetic material in some viruses, mostly functions as messenger। चलो ठीक है,
दे हैज एडिशनल रोल ऑलवेज, कुछ ना कुछ इसके एडिशनल रोल्स हैं। आपने पढ़ा है mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने क्लास 11th में। एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल छोड़ दो। देखना, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, जेनेटिक कोड एंड डिटर्मिनेशन। तो आपको पढ़ेंगे आगे आगे पढ़ना ही ना आपने ये सब, तो ये क्या देखेगा आप। द डीएनए, यहां से स्टार्ट करना। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ये तो ऑक्सी वाले बनाया ना मैंने, ऑक्सी को क्या है डीऑक्सी कर दो, ये हो गए डीऑक्सी, हो गए डीऑक्सी, हो गए डीऑक्सी, तो ये क्या हो गए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ये है आपके पास डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। और अगर मैं इसकी फोटो खींच के डीऑक्सी हटा के वहां पे वो दोबारा लगा दूं, देखो फोटो तो खींच ली, अब यहाँ पे सिर्फ राइबो लिख दिया और ये ओ लग गया, ये ओ लग गया, ये ओ लग गया, तो ये क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है। ये क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी भी एक बार फोटो खींच लेते हैं कि हमने दोनों पढ़ा दिए, ठीक है। देखो चतुराई होती है। अब आगे, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड एज टू बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। मतलब जो लेंथ है वो किसके फंक्शन में है, बेस पेयर्स के फंक्शन में। देखो ये एक स्ट्रैंड है, ऐसी दूसरी स्ट्रैंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड का जो ये है बेस और उस स्ट्रैंड का जो बेस होगा वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनकी। इसका बेस और उसका बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। आगे, दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज नोन एज फाई 174 has 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Escherichia coli 4.6 times 10 to the power 6 base pairs. And haploid content of human DNA 3.3 into 10 to the power 9 base pairs. दोबारा से इस चीज को समझेंगे, ऊपर से हम रीड करते आ रहे हैं। देखा डीएनए क्या है, पॉलीमर है, ये हमें पता चल गया। लेंथ ऑफ डीएनए किसका नंबर है, यूजुअली द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड उसमें है। एज और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड एज टू बेस पेयर्स। बेस पेयर्स का क्या मतलब हुआ, इसी के जैसा एक और न्यूक्लियोटाइड भी होगा ना, मतलब इसके जैसा तो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अलग है तो वहां पे अलग होगा, ठीक है, बाकी तो सेम स्ट्रक्चर होगा। सेकंड स्ट्रैंड देखो, ये है फर्स्ट स्ट्रैंड, फर्स्ट स्ट्रैंड में यहाँ पे एक बेस पेयर होगा और ये सेकंड स्ट्रैंड, मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, तो इनके बीच में आपस में बॉन्ड होगा। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है फर्स्ट स्ट्रैंड का, यहाँ पे सेकंड स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड के बीच में नहीं होती, किसके बीच में होती है, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होती है। इसलिए इन्होंने एक बॉन्डिंग को कहा दिया, जो बेसिस यूज हो रहे हैं उनको क्या कह दिया इन्होंने, बेस पेयर कह दिया कि हाँ चलो ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, ऐसे, ओके। मतलब बेसिस बेस पेयर का डबल होगा। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, वो डाटा आप लिख लीजिए तो बेटर रहेगा, लिख ही लेते हैं ना। देखो क्या कह रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमें निकालनी है तो किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के टर्म में, और हम बेस पेयर्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इन्होंने दिया 5174 का डाटा दिया है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज का डाटा दिया है, ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई का डाटा दिया हुआ है, और ह्यूमंस का डाटा दिया हुआ है। आपको मेनली ये दोनों तो पक्का याद होने चाहिए। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। अच्छा ये जो है किसमें है, हैप्लॉइड में है। हैप्लॉइड मतलब अगर हम सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम का चेक कर रहे हैं, दोनों सेट लेंगे तो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। इतने नीचे दिख रहा है क्या, दिखना तो चाहिए। डिप्लॉइड सेट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये होगा। वैसे ही ई कोलाई में देखो, इन्होंने ई कोलाई में थोड़ी लिखा है डिप्लॉइड हैप्लॉइड, सिर्फ इन्होंने डाटा दिया 4.6 into 10 to the power 6 है, 3 है, 6 बेस पेयर्स। तो ये याद रखना चाहो कर सकते हो। वैसे ये वाले तो होने चाहिए, लैम्डा और ये दोनों क्या है, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज आपको पता होगा कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस ने अगर अटैक कर दिया, वायरस ने अपना डीएनए उसको उसके अंदर इनिशिएट कर दिया, आरएनए, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बताया, इसका 5 से इसको बोलते हैं 5174 का दिया हुआ है 5386, इसका देखो 5386 बेस पेयर्स। ये क्या है, बेस पेयर्स, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, बेस पेयर्स। बीपी मींस बेस पेयर, ना
मतलब, और बैक्टीरियोफाइज लैम्डा, ये होता है लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। इसका है 48502 बेस पेयर, तो हम उतना ही लिख लेते हैं। दैट्स इट। ये आपके कुछ ना कुछ लेंथ के बारे में, या जो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था वो मैंने आपको लिखवा भी दी। अब आगे इन्होंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताया हुआ है, वो हम देखेंगे। फिर शेरगॉफ्स रूल है, शेरगॉफ्स रूल तो मेरे ख्याल से कल ही हो पाएगा। Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain. न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, राइबोस आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, एंड फॉस्फेट ग्रुप हमने देख लिया। 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, पाइरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन कॉमन है डीएनए आरएनए में, है ना। थाइमिन प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमिन सिर्फ डीएनए में, आपको बस बता ही दिया ये तो। थाइमिन सिर्फ डीएनए में है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में है थाइमिन की जगह। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट यानी 1 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू अ नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी आप लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। वैसे तो ये 11th का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कौन सी बॉन्डिंग, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको दिखा भी रखी है मेरे ख्याल से, यहाँ दिखाई हुई है, नहीं नहीं दिखाई नहीं है इन्होंने, बट स्टिल आपको 11th में थी, तो फिर भी आप नाम याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, सच एज एडिनोसाइन, डीऑक्सीडिनोसाइन, ठीक है, ग्वानोसाइन या डीऑक्सी ग्वानोसाइन, साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन, एंड यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। When a phosphate group is linked to OH of 5th carbon nucleoside through phosphoester bond, phosphoester linkage, देखना ये था। यहाँ पे कौन सा CH2O POO डबल बॉन्ड O, ये कौन सी है, फोस्फोएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज के नाम याद रखो, वैसे तो ये 11th क्लास का है, बट फिर भी स्टिल इसमें भी आया तो याद रखो, ठीक है। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, राइट, टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये तो है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब ऐसे जब नीचे को बनेगा तो वो फॉस्फोडाइस्टर बनेगा। देखना ये है एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। इनके बीच में जो बॉन्डिंग देखी थी आपने, कैसे देखी थी, यहां से अगर मैं बॉन्डिंग को दिखाऊं तो ये O था, यहाँ पे P था, ऐसे था ना, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगला बेस, ठीक है। तो ये कौन सी है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पहले देखो एस्टर सिंगल है, एक ही साइड से जुड़ा हुआ है, अब दोनों साइड से है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्डिंग है। आगे चलते हैं। मुझे पता है एक चीज रह गई है ऊपर बताना, वो साइटिडीन साइटिडीन वो भी आपको बताऊंगा, पहले आगे देखना। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड। ये मैंने आपको बताया ना, एक एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम फ्री होगा, दूसरे पे 3 प्राइम फ्री होगा। देखो फॉस्फेट मल्टीटी मींस फ्री एट 5 प्राइम एंड, रेफर टू 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली दूसरे साइड पे पॉलीमर में शुगर हैज अ फ्री OH ऑफ थर्ड कार्बन, दैट मींस 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज ड्यू टू दी शुगर एंड फॉस्फेट्स। तो जो भी आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं चेन, वो किस किस के बीच में बन रही है, क्या उसमें नाइट्रोजनस बेस काम आ रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, नहीं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस किस में बन रही है, फॉस्फेट था और यहाँ पे शुगर से जुड़ रहा है, फॉस्फेट शुगर से जुड़ रहा है, फॉस्फेट शुगर से। इसलिए हमने क्या कहा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, देखो कहा गया शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको जो जो यहां तक आया वो एक बार समझाता हूं, बताता हूं। देखना सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की है, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो क्या था, देखो उन्होंने क्या कहा, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये तो हो गया। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू थ्रू N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये हमने देख लिया। और इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसाइड कह दिया। जैसे इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, एडिनोसाइन दे रखा है और ग्वानोसाइन दिया हुआ, बाकी में डीन लगाया हुआ है। देखो
यहाँ पे देखो इन्होंने न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला, अभी अभी इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड बोला है। मतलब ये अगर एक न्यूक्लियोसाइड है जिसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस है, मान लो एडिनिन, तो इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन। क्या, एडिनोसाइन। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिनोसाइन लिखा है कि नहीं। एडिनोसाइन किसमें होगा, नॉर्मल आरएनए में, या डीऑक्सी एडिनोसाइन ये किसमें होगा, डीएनए में ऑफ कोर्स, अगर एडेनिन है। सेकंड, अगर मान लो एडेनिन की जगह क्या आ गया, ग्वानिन, ग्वानिन तो क्या होगा, ग्वानोसाइन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन। देखो फिर से आप एनसीईआरटी को साथ में रखना है, एनसीईआरटी को साथ में रखना है इन लेक्चर्स को देखने के लिए। अगर मान लो मैं वो वाले लेक्चर्स ले रहा होता जहाँ पे मतलब मान लो डिजिटल बोर्ड है, मैं एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मान लेते कि हाँ यार दिखा तो रहा है एनसीईआरटी, हम देख तो रहे हैं खुद से, रीड कर भी सकते हैं खुद से, तो हमें नहीं चाहिए जरूरत एनसीईआरटी की। बट यहाँ पे आपको एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। एक जगह कॉपी हो, एक जगह एनसीईआरटी हो, कॉपी पे नोट कर रहे हो, एनसीईआरटी से देख रहे हो, यहाँ से लेक्चर समझ रहे हो, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो ये ग्वानोसिन हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए जी तो हो गया, यानी प्यूरिन्स हो गई, है ना। प्यूरिन्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सीन यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके पास ए जी तो हो गया थाइमीन, तो वो क्या है, अब देखो थाइमीन किसमें होगा, आरएनए में कि डीएनए में, डीएनए में, है ना। और आरएनए में क्या होगा थाइमीन की जगह, यूरेसिल, यूरेसिल ये किसमें, आरएनए में, ये किसमें, डीएनए में। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, थाइमीन है मतलब थाइमिडीन, इसमें है डीएनए में है थाइमिडीन, और आरएनए में यूरेसिल तो यूरिडीन, यूरिडीन। देखो नाम देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं इन्होंने, सेटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, ठीक है। वो तो अभी हम पहुंचे नहीं। ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये देखो ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन, और इन्होंने क्या दे रखा है, यूरिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन। हाँ यहाँ पे डीऑक्सी लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे तो डीऑक्सी ही रहेगा, बट स्टिल यूरिडीन एंड फॉर बीइंग द सेफर साइड डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। और एक और रह गया लास्ट वाला, जहां पे यहाँ पे क्या है, साइटोसिन बेस आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन। ये क्या है, ये आपके पास बेसिस हो गए, बेसिस मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गए, न्यूक्लियोसाइड के नाम दे रखे आपको, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया, ये लिंकेज कौन सी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अगर मैं बात कर रहा हूं दो के बीच की लिंकेज, देखना ये है, यहां पे क्या है, ए लगा लिया मैंने, यहाँ पे क्या है आपके पास OH, यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ डीएनए में अगर कोई, मैंने आपको तो बॉन्ड लिंकेजेस के बारे में बता रहा हूँ, मतलब देखना यहाँ पे OH या H ले लो, बिकॉज डीएनए मान लेते हैं हम, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2O, CH2O P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एक O, ये क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। इसका OH आगे वाले के साथ, आगे वाले के यहां इससे लिंक कर रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे देखना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये हट जाएगा और सिंपल ये वाला ग्रुप आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगले वाले का CH2 और अगला वाला शुगर, ठीक है। ये कैसी लिंकेज हुई, देखो ये फॉस्फेट ग्रुप यहां से भी जुड़ा है, यहां से भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो गया। एडेनिन ये सब मैंने बता दिया, एडेनोसाइन या डीऑक्सी एडेनोसाइन, ठीक है, ये सब आपने कर लिया। अब आगे देखिएगा, द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट द, अच्छा ये एक चीज रहेगी ना बताना, वो
ये देखो, ये क्या था, शुगर एंड फॉस्फेट्स आर द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर कोई आपसे पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या मतलब हुआ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब जैसे चेनिंग हो रही है तो वो कैसे हो रही है, किसकी मदद से हो रही है? एक तो ये फॉस्फेट जुड़ रहा है और आगे किसके साथ जुड़ रहा है? इसके साथ। ये क्या है? शुगर। तो फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर्स, इनके कारण हो रही है। ठीक है, ये देखो आगे चलिए। नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, मतलब इसके इसी से वो आगे जुड़ा ना, तो इसलिए उन्होंने कहा प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। इन आरएनए, अब आरएनए के बारे में है तो पहले आप इसको जरा सा नोट कर लो, मैं इसको एक बार इसकी फोटो खींच कर देता हूँ। 20 मिनट और है इस लेक्चर में, फिर आपका ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। ऑफकोर्स वाली बात है, डीएनए तक ही हो जाए, डीएनए का स्ट्रक्चर ही समझ जाओ वही बहुत है। अभी तो बहुत है डीएनए के स्ट्रक्चर में भी, थोड़ा सा आपको बताने को ज्यादा ही है अभी भी। पहले हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं ना साथ साथ में, उसी को हम देखते हैं पहले आगे। देखो क्या कहा, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोसाइड रेजिड्यू, ऐसा न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, ये हमने देख लिया। इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, ये भी हमने देख लिया, मतलब 5 मेथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। थाइमिन का दूसरा नाम है, लिख लो। थाइमिन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया। थाइमिन को हम क्या कह सकते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। तो यूरेसिल के 5th कार्बन पे अगर आप मिथाइल लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? थाइमिन। इसलिए कहते हैं, ज्यादा ग्रुप नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है बस। ठीक है, DNA has a acidic substance present in nucleus, first identified by Frederick Mischer in 1869। नोट कर लेना, इन्होंने न्यूक्लियन के बारे में बात करी, मतलब इसी के बारे में बात करी है। ठीक है ना। However, due to technical limitation in isolating DNA, the elucidation of DNA structure remained exclusive। नहीं, इल्यूसिव, मतलब पता नहीं लगा हमें फिर भी कैसा स्ट्रक्चर है। ये तो चला पता चल गया, फ्रेडरिक मिस्टर ने बता दिया कि हमने कुछ न्यूक्लियन देखा, बट तब उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि हम बता पाए क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा ही रह गया। फिर इट वाज ओनली इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसन क्रिक, वॉटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए based on X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind Franklin, produced a very simple but famous double helix structure या model of DNA। तो यहाँ से आपका डबल हेलिक्स मॉडल स्टार्ट हो रहा है। जो साइंटिस्ट के नाम है वो तो आपको चलो याद ही रखने हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एक बार दोबारा से। फ्रेडरिक मिस्चर का नाम आया यहाँ पे सबसे पहले, फ्रेडरिक मिस्चर का नाम आया, इन्होंने 1869 मेरे ख्याल से, यस 1869 में इन्होंने न्यूक्लियन को देखा। न्यूक्लियन मींस एसिडिक सब्सटेंस को देखा, मतलब एसिडिक सब्सटेंस इन अ न्यूएनए, इन अ डीएनए, इन्होंने इस चीज को देख लिया फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में। फिर आफ्टर दैट और क्या हुआ देखो, फिर उन्होंने बताया कि हाँ मतलब अभी कुछ पता नहीं चला, एल्यूजिव ही रहा, बिकॉज कुछ डिस्कवरीज तो हुई नहीं थी, हम देख सकते नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या नहीं आया था, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, माइक्रोस्कोप नहीं आया था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एक्सरे डाटा, डिफ्रैक्शन डाटा किसने प्रोड्यूस किया? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस एंड, वो भी लिखी लो, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डाटा प्रोड्यूस किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन देखी इन्होंने डीएनए की। और ये क्या है? फीमेल है, और ये क्या थे? मेल थे। पता हो सकता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मॉरिस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, फिर आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया वो भी नाम लिख लो, वॉटसन एंड क्रिक, ये तो पता है, सबको पता ही है वैसे। डबल हेलिक्स मॉडल बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये सबको पता ही है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain। अब आपका आगे क्या है? शेरगॉफ रूल। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, देखना, ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको यहाँ से जो इन्होंने बताया वो मैं आपको समझाता हूँ। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, अरे यार यहाँ पे लॉक करो पहले, हाँ, वेयर इज डस्टर?
ये रहा। देख लो, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा स्ट्रक्चर, ये एक चेन आ गई, मतलब एक डीएनए की स्ट्रैंड, और ये है दूसरी स्ट्रैंड, और ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसी होंगी, दोनों स्ट्रैंड्स कैसी होंगी, अलग अलग पोलैरिटी की होंगी। अगर ये एक चैन है, एक स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका 3 प्राइम के साथ 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। ये इन्होंने कहा, ये इन्होंने कहा। अब देखना वॉटसन क्रिक्स मॉडल को हम समझते हैं। इन्होंने बात की बेस पेयरिंग इन N2 बेसिस, मतलब नाइट्रोजन बेसिस का भी इन्होंने बताया कि N2 बेसिस की बेस पेयरिंग हो रही है, तो किस बॉन्ड से हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रही है। कैसे हो रही है देखना, ये है ऐसे, क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे आपका मैंने मान लिया OH, और यहां पे मैंने मान लिया एडिनिन है। एडिनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल हेलिक्स, मतलब डबल रिंग्ड होगा। यहाँ पे एक रिंग मैंने मान लिया ये बना दी, ऐसे ऑफ कोर्स ऐसी तो नहीं होगी, और यहाँ पे इसके साथ दूसरी रिंग होती है, कैसी होती है, एक होती है बेंजीन की तरह, देख लो, 1 2 3 4 5 5 6, ये एक रिंग होगी, और इसके साथ ऐसे ये दूसरी रिंग होती है, ऐसे होता है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे जुड़ा होता है यार, देखो यहाँ से जुड़ा बना लो, ऐसे होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ और नाइट्रोजन NH हर अलग अलग जगह पे होता है। तो ये मैंने जस्ट ऐसे आपको जनरल वो बता दिया कि यहाँ पे दो होंगे, दो रिंग्स होंगी। एक रिंग मैंने आपको दिखा दी ये वाली, दूसरी रिंग आपको दिखा दी ये वाली। सेकेंडली यहाँ पे आपका ये जो O है, यहाँ पे P होगा, OCH2 अलग, दूसरा बता रहा हूँ, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखानी है ना आपको, तो ये वही दिखा रहा हूं, देखो OH यहाँ पे H दिखा दो, डीऑक्सी मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे देखो कौन सा था, दो रिंग, यहाँ पे मैंने मान लिया एक रिंग वाला है कोई, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई एक रिंग वाला। एक रिंग वाला मतलब थाइमिन हो सकता है, DNA है, या साइटोसिन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका क्या, OH, ठीक है। यहाँ पे देखना CH, ये फॉस्फेट आ गया इसका, इस ग्रुप का फॉस्फेट आ गया, ये देखो। और इसका फॉस्फेट कहाँ गया, यहाँ पे होगा, CH2O PO O डबल बॉन्ड O। यहां से अब आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, देखना है। इसका जो ये है, दूसरी स्ट्रैंड कैसी होगी, यहां पे ऐसी, ऐसा होगा दूसरा वाला यहाँ पे। मतलब जैसे यहाँ पे 5 फ्री है, तो दूसरे वाले का 3 फ्री होगा। इसके साथ दूसरी स्ट्रैंड वाले ने बॉन्डिंग बनाई होगी, ये मैंने बना दिया जस्ट, देखो ऐसी बॉन्डिंग होगी। इसका ये है ना, तो ये वाला आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये नीचे है आपके पास OH, ये मैंने मान लिया ऐसे कर दो इसको, बात तो सेम ही आएगी। ये होगा है आपके पास, और देखना इसका कौन सा फ्री है, 3 प्राइम फ्री है। तो ये इसका है क्या, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, इसका ये वाला फ्री होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने उल्टा बना दिया। मतलब क्या होगा, मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। इसका ये 3 प्राइम थोड़ा हमने गलत बना दिया, ऐसे आएगा ऊपर को, ठीक है, ऐसा अपसाइड डाउन, तो ये 3 प्राइम आपका फिर फ्री आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, तो मतलब 3 प्राइम इसका फ्री होगा, और इसका कौन सा फ्री होगा, 5 प्राइम फ्री होगा। मतलब एक स्ट्रैंड में अगर एक का 5 प्राइम फ्री है, तो दूसरे का 3 प्राइम फ्री होगा, या तो यहाँ पे मान लो 3 प्राइम है, यहाँ पे मान लो 3 प्राइम फ्री होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझने वाली है, इसका 5 प्राइम फ्री, इसका 3 प्राइम फ्री, और इनके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है डबल वाला, तो यहाँ पे सिंगल वाला ही प्रेजेंट होगा, याद रखना। यहाँ पे डबल वाला है, यहाँ पे सिंगल वाला होगा, यहाँ पे सिंगल वाला, तो यहाँ पे डबल वाला होगा, डबल रिंग वाला, देखना। मतलब 3 रिंग्स जो है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, 3 रिंग्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, पहले इसको नोट करो। 50 मिनट तो हो ही गए हमें करते हुए। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर 2 रिंग्स का, यहाँ पे 1 रिंग का, मतलब एडेनिन ग्वानिन, ये 2 रिंग्स वाले हैं, किसके साथ बॉन्ड बना पाएंगे, थाइमिन और साइटोसिन के साथ, थाइमिन और साइटोसिन के साथ। ऐसे याद रखना, A T के साथ बॉन्ड बनाएगा और G C के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों है आपके पास
प्यूरिन्स, ये दोनों हैं आपके पास पायरिमिडीन्स, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ए में कितनी रिंग्स, 2 रिंग्स, टी में कितनी रिंग, 1 रिंग, हाँ मतलब 3 रिंग्स प्रॉपर पता चल गया आपको, 3 रिंग्स मिल रही हैं एक बॉन्डिंग से। इसमें कितनी रिंग्स, 2 रिंग्स, इसमें कितनी रिंग, 1 रिंग, 3 रिंग फिर से आपको कांस्टेंट मिल गई। इसीलिए हम कहते हैं जो गैप है इनके बीच का ये कांस्टेंट रहता है। गैप कैसे कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिर्फ 3 ही रिंग्स तो हैं बीच में, बस दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको शरगॉस रूल आएगा, बट वो थोड़ा सा अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा लेंथी भी है मान लो, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी आएंगे और वो लेंथी भी कह सकते हो, लेंथी तो वैसे नहीं है इतना, बट स्टिल अगले लेक्चर में स्टार्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको बस याद क्या रखना है, ए टी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जी सी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, देखना ए टी के साथ और जी सी के साथ बॉन्डिंग करता है, ए टी जी सी, ये याद रख लेना है आपको। देखो देखो ए टी जी सी, अब आपको मैं यहाँ पे भी रीड करके दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, देखना। However, this proposition was a double-stranded ratio between A and T and G and C is constant equal। ये तो आपका वही आ गया, फिर ये इन्होंने फिर आगे वही एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन कर दिया, स्ट्रक्चर की, मतलब शेरगॉफ्स रूल आ गया आगे। आज का इतनी तक रखते हैं, एक बार मैं इसकी भी फोटो खींचता हूँ। यस, आई हैव क्लिक्ड द फोटोज। तो ए की बॉन्डिंग होगी टी के साथ, जी की बॉन्डिंग होगी सी के साथ, ये आपको याद रखना है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, आज आपको कोई भी डीपीपी नहीं मिलेगी एज योर होमवर्क। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली। होमवर्क में नो होमवर्क है आज, नो डीपीपी इज देयर, आपको जस्ट रिवाइज करना है, और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी रिवाइज हो सके तो कर लेना। नो डीपीपी विल बी देयर एंड रिवाइज करना है और नोट्स बना लेने हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।